गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे। देखो सेल का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, और यदि आप इसे याद कर लेते हो तो भूल जाते हो। आप लोग को भूलने वाला एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, आपको समझ ही में नहीं आता है। और आपको समझ में ही नहीं आता है तो याद कैसे करोगे, इसलिए आप भूल जाते हो। यदि मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हो तो इसका प्रॉब्लम आपका क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने सेल को उस वे में पढ़ाया है, उस तरीक़े से पढ़ाया है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही सेल का क्लियर हो जाएगा। यदि आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देख लेते हो तो आपको कभी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आप इसे भूलोगे। बाय द वे, यदि आप भूल भी जाते हो, जिस दिन मेरा आप नोट्स खोलोगे उस दिन क्या होगा, आप समझ जाओगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी सेल चैप्टर। आइए हम लोग सेल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो सेल होता क्या है। सबसे पहला माइंड में आपको क्वेश्चन अराइज करता है, सेल होता क्या है। तो आप लोग का घर बना होगा तो क्या ईंट से बना है, ईंट से घर बनता है, तो ईंट से घर बनता है। उसी तरह क्या होता है, हमारा सेल्स भी जो है सेल से बनता है। जिस तरह घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट होता है, उसी तरह हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल्स होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। आइए जैसे मैं आपको डायग्राम देके बता रहा हूँ। देखो सपोज क्या है, यह सेल्स है, यह क्या है, सेल्स। आपको मालूम होगा सेल्स का जो ये बाहरी लेयर होता है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो बीच में होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या होता है, टिश्यू लेवल वाले जो सेल्स होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें होता है, उनमें सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बना के एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने लगते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यही टिश्यू आगे मॉडिफाई होके आपको जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू होते हैं ना, ये अपना ग्रुप बना के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इन्हें जैसे कि आप देखो, ऐसा नहीं है कि सभी में मल्टी सेलुलर ही होते हैं। आपने पढ़ा होगा जब धरती पे लाइफ आया था उस समय स्टार्टिंग में क्या था, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे। तो सिंगल सेल में क्या होता है, एक ही सेल्स के द्वारा पूरे फंक्शंस को परफॉर्म की जाती है। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तब मल्टी सेलुलर इस धरती पे आए, तो मल्टी सेल में क्या, उनके बहुत सारे सेल्स बना बॉडी में। उनके बाद उन्होंने अपने वर्क को क्या किया, बांट दिया। अपने वर्क को है जो कि ग्रुप में बांट दिया, और उस ग्रुप के द्वारा एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाने लगा। उस तरह के लेवल को हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। आगे क्या हुआ, इससे भी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ तो बॉडी में क्या हुआ, ऑर्गन्स बनने लगे। जैसे ऑर्गन्स में ही आपको बात करूं, जैसे कि देखो हमारे पास क्या होता है, लीवर्स होता है, लीवर्स होता है, लीवर्स बना। फिर क्या हुआ, हमारे बॉडी में स्टमक बने, फूड के डाइजेशन के लिए स्टमक बना। हार्ट बना, ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। किडनी बना, ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या बना, किडनी बना। हार्ट हमारे बॉडी में बना, जो आप लोग देखते हो इस तरह का डायग्राम बनाते हो, आप लोग इस तरह का डायग्राम बनाते हो। इसमें क्या है, एक आर्टरीज होता है, फिंस होता है। हमारे बॉडी में क्या, हार्ट बना। क्या होता है, लीवर बना, स्टमक बने, किडनी बने, हार्ट बने। ये सभी क्या है, सेल से बने हैं। ये सब क्या, सेल से बने। और क्या सभी क्या है, जो भी सेल हमारे ऑर्गन्स है सभी अपना पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है। स्टमक फूड का डाइजेशन करता है, फूड को स्टोर करता है। 4 to 5 आवर्स स्टमक है जो कि फूड को स्टोर करता है। तो इसी तरह सभी का क्या फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। हमारे बॉडी का सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट क्यों है, देखो मैं बता रहा हूँ। जो भी फंक्शंस, चाहे वो स्टमक परफॉर्म कर रहा है, या हार्ट परफॉर्म कर रहा है, या किडनी परफॉर्म कर रही है, इनके सेल्स के द्वारा की जा रही है, तो वह फंक्शन हम लोग कह सकते हैं क्या, इसलिए कि यह क्या है, फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है, सेल का आप लिख सकते हो डिफिनेशन, द स्ट्रक्चरल and functional unit, all living organisms
मैंने स्ट्रक्चरल क्यों बना, मैंने आपको बताया ना, जिस तरह हमारा घर बनता है ईंट से बनता है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट ईंट होती है। तो हमारा भी बॉडी क्या है, सेल से वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से हमारा बॉडी बना है। अगर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी में सिंगल सेल ही होगा, सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, सिंगल सेल्स के द्वारा ही की जाती है। जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका क्या होता है, टिश्यू के द्वारा फंक्शंस को परफॉर्म की जाती है। जो भी फंक्शंस क्या है, सेल के द्वारा ही की जाती है। या बॉडी बना क्या, टिश्यू से ही बना था। हम स्ट्रक्चरल भी कर सकते हैं और फंक्शनल भी कर सकते हैं। अगर हमारा लीवर ही है जो कि फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारा बॉडी में, हमारा फूड को स्टोर करने का काम है जो कि स्टमक कर रहा है, तो भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि फंक्शनल यूनिट है। जो भी फंक्शन स्टमक के द्वारा की जा रही है, किसके वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है। तो आप इतना इसको नोट कर लो, इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं। जैसे कि देखो क्या हुआ था, सेल का सबसे पहले अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो नॉन लिविंग सेल्स में सेल का डिस्कवरी है जो कि आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। इन्होंने क्या है, जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने नॉन लिविंग सेल्स पे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया था। और एवी ल्यूनहॉक ने है जो कि लिविंग सेल्स पे डिस्कवरी किया था। एवी ल्यूनहॉक नाम का साइंटिस्ट ने लिविंग सेल्स पे डिस्कवरी किया था। रॉबर्ट हुक है जो कि जैसे कि आप लोग वुड देखे हो, ट्री देखे हो, ट्री का जो बाहरी लेयर्स होता है, जो उसका वाल्स होता है, डेड सेल वाल्स था, उस पर उन्होंने स्टडी करके आपको नॉन लिविंग सेल्स पे सेल का डिस्कवरी किए थे। एक और बात बता रहा हूँ, देखो इन्हें तो हमें पता चल गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का बॉडी क्या है, सेल से बना है या उसके प्रोडक्ट से बना है। सेल से बना होगा या उनके प्रोडक्ट से बना होगा। इस स्टेटमेंट को जो बोला गया, दो साइंटिस्ट ने इस स्टेटमेंट को दिया था। एक थे क्या, मैथियस स्क्लेडन और दूसरा थे थियोडर स्क्वान। दो साइंटिस्ट ने दिया था, मैथियस स्क्लेडन और थियोडर। सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे? सबसे पहले जो सेल का डिस्कवरी हुआ था वो आपको रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उन्होंने ट्री का जो होता है ना बाहरी लेयर, जो आप देखते होंगे, जो होता है बाहरी लेयर जो हार्ड टाइप का होता है, उस पर उन्होंने स्टडी किया था। तो उनको देखा कि छोटा रूम की तरह उनको अरेंजमेंट नज़र आ रहा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेलुला, मीन्स अ लिटल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल्स पे सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किया था। बाद में जो कि एवी ल्यूनहॉक के द्वारा जब एक माइक्रोस्कोप बनी, एक अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप बना, तो लिविंग सेल्स में डिस्कवरी की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल्स है मैथियस स्क्लेडन और थियोडर स्क्वान के द्वारा, जो मैथियस स्क्लेडन थे, जो आपको क्या कहते हैं, मैथियस स्क्लेडन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, और थियोडर स्क्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन दोनों ने स्टडी करके एक चीज़ बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का बॉडी क्या है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी का बॉडी क्या है, सेल से बना है। इस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी कहा गया। इस स्टेटमेंट को क्या किया गया, सेल थ्योरी कहा गया। नोट कर लो सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया? सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय दो साइंटिस्ट, एक जो जर्मन के बोटनिस्ट थे उनके द्वारा, और एक जो जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश का, उनके द्वारा। उनका नाम क्या था, स्क्लेडन एंड स्क्वान। स्क्लेडन एंड स्क्वान के द्वारा। आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी। मॉडिफाइड सेल थ्योरी या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ वर्चो नाम का साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बताया क्या कि सेल्स है जो कि हमेशा अराइज करता है प्री एग्जिटिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से है उसी से दूसरा सेल्स अराइज करता है। ये सपोज सेल्स है, इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। बस अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है। जैसे जैसे मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस बढ़ेगा, टॉपिक बढ़ेगा, मैं आपको सेल, जो भी इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और भी जो लेयर्स होता है, सेल वाल ग्लाइकोकाइलिस में, सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा इजी वे में। मैं अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। अभी मेरी जितनी ज़रूरत है उतना चीज़ को मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। बस अभी ना आप इतना ही जानो कि क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल भी होता है प्लांट्स के केस में,
और सब जगह होते हैं, फंजाई में होता है, प्लांटी में होता है, ये सब होता है, मोनेरा में भी सेल वॉल होता है, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट हमें अभी जितनी ज़रूरत है उस तरह मैं अपना एक सीक्वेंस से ले जा रहा हूँ, चूँकि आपको क्या हो, पढ़ने में आसानी हो और याद करने में आसानी हो। तो क्या हुआ, जैसे कि सेल थ्योरी था, उन्होंने जो स्क्लेटन और स्क्वान थे उन्होंने तो बताया कि सेल से है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सभी का बॉडी बना है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स अराइज कैसे करता है। तो इस चीज़ को रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि एक सेल से क्या होता है, जो पहले से सेल्स है उसी से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, 32 बनते हैं, 64 बनते हैं, 128 बनते हैं सेल डिवीजन के थ्रू। दो बनेगा, फिर इसमें सेल डिवीजन होगी, 4 बन जाएगा, 4 से फिर 2 होगा, इस तरह क्या होता है, सेल्स बनते जाते हैं। बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स बनते जाते हैं। उन्होंने बताया कि सेल्स है जो कि हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। इसे आप नोट कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कि रुडोल्फ वर्चो ने क्या सेल थ्योरी में ऐड किया, तो सेल ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स हमेशा क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है। इतना आप नोट कर लो, रुडोल्फ वर्चो ने ये चीज़ बताई। अब एक बात आप हमें बताओ, अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके बॉडी में टोटल कितने सेल्स हैं, तब क्या आंसर दोगे? बताओ, कभी कोई आंसर दे सकता है? हाँ, दे सकते हो। देखो, यदि मान लो तुम्हारा वज़न 60 kg है या 70 kg है, तो आपका बॉडी में कितने सेल्स हैं, मैं इसका एक फार्मूला दे रहा हूँ, एक ट्रिक्स दे रहा हूँ, जिसे आप याद कर लो। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ बॉडी, किसी के बॉडी में अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सेल्स पूछ ली जाए कि कितनी है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ बॉडी, और किसी से पूछ लिया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको क्या करना है, आपका उसका मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, इसको आप याद करना है, इस फॉर्मूला को। बॉडी वेट इंटू 10 पावर 15 सेल्स, 10 पावर 15 सेल्स, बॉडी वेट इंटू 10 पावर 15 सेल्स। सपोज आप यदि 60 kg कोई मैन इंटू 10 पावर 15 सेल्स, जैसे सपोज आपका अगर कोई व्यक्ति है जो कि 60 kg का है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 पावर 15 सेल्स हो जाएगा। अगर 40 kg का है कोई बॉय, तो 40 इंटू 10 पावर 15 सेल्स कर दो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स उसका आ जाएगा। चलो, ये तो आप जान गए। बताओ, सबसे बड़ा सेल्स कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल्स कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है? बताओ। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो चीज़ मैं आपको नोट करा देता हूँ, उसे आप याद कर लेना, एग्जाम में इट में भी आ जाए। लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच, एग ऑफ एन ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच का जो एग है वह लार्जेस्ट सेल होता है। और आपसे स्मॉलेस्ट सेल पूछ ली जाए तो माइकोप्लाज्मा का होता है, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा का, होता है माइकोप्लाज्मा का। स्मॉलेस्ट सेल होता है किसका, माइकोप्लाज्मा का। इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में, तो नर्व सेल होता है। सेल लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछी जाए तो नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का होता है, आपको इस चीज़ को याद कर लेना। उसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। आपको लार्जेस्ट सेल है जो कि जो ओस्ट्रिच का एग होता है, इनमें शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो है जो कि सबसे बड़ा सेल होता है। इसके आगे आप लोगों ने क्या मैं आपको पढ़ाना है कि जो दो हमारे सेल्स के टाइप पढ़ाना है। सेल्स जो कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। आप ये सब चीज़ों को 9th और 10th में पढ़े होंगे। आइए हम उसको अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इतना है जो कि नोट कर लो, उसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ाते हैं।
दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या है, देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे हम लोग कहते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसा ये मैं आपको यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने आपको क्या अभी तक बताया था कि सेल्स होता है, उसका जो आउटर लेयर होता है उसको जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बी यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस बोला था। इस न्यूक्लियस का क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होता है। जिस तरह इसका सेल का आउटर कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे NM। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, NM। तो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उसका न्यूक्लियस के ऊपर कवर होगा, इसका जो DNA है नेकेड नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा बट इसका जो DNA है क्या होगा, नेकेड होगा। ये जो DNA होता है क्या होता है, नेकेड होता है। DNA है जो कि नेकेड होगा, DNA है जो कि नेकेड होगा, DNA नेकेड होगा, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस जब DNA नेकेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड। इसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। दूसरी क्या है दोनों में मेन डिफरेंस, देखो इसका जो साइज है ना, इसका साइज इसकी तुलना में छोटा होता है। तो आप दूसरी पॉइंट नोट कर लो कि साइज है जो कि स्मॉलर देता होता है यूकैरियोटिक से। दूसरी पॉइंट का साइज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, साइज है जो कि स्मॉलर होगा यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में, यूकैरियोटिक सेल। दूसरा चीज़ क्या देखो, इसमें है जो कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ग्लाइकोक्सिजोम्स, ये सभी जो है कि इसमें प्रेजेंट नहीं हो गया। इसमें क्या है, आपको सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट हो गए। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, इसमें एब्सेंट हो गए। सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट हो गए, उसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो गए। सेल ऑर्गेनल्स में आपको आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स में आ जाते हैं, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते बट यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तीसरा चीज़ क्या, देखो राइबोसोम्स इसमें होगा, प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होगा और यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होगा। बट इसका जो राइबोसोम्स होगा वो 70S होगा, इसका जो राइबोसोम्स होगा वो 70S होगा और उसका राइबोसोम्स 80S होगा, उसका 80S होगा। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा, माइकोप्लाज्मा, इसका एग्जांपल हो गया माइकोप्लाज्मा। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, ये है जो कि उससे बड़ा होगा। दूसरे इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स क्या इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। इसमें जो राइबोसोम्स होगा ATS होगा, इसमें राइबोसोम्स है जो कि ATS होगा। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया।
इन सब में आपको देखने को मिलेगा। इतना आप नोट कर लो। इसके आगे हम लोग क्या है डीपली पढ़ेंगे सेल के बारे में कि इसके अंदर में क्या क्या होता है, जैसे मेसोजोम होता है, क्रोमेटाफोर्स होता है, फ्लैजेला होता है, सिलिया होता है। इस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जैसे हम लोग मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, उसको लोकोमोशन कहते हैं। हमारे पास हैंड है, लेग्स है, तो इनमें भी तो मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन्स होगा, पार्ट होगा जिसके थ्रू मूवमेंट होता होगा। ये भी तो फूड लेते होंगे। इसका हम लोग अब डीपली पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स का डीपली पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका हम जो सेल वाल का बनावट कैसा होता है उसका स्टडी करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्टडी करेंगे, उनका जो लिविंग सब्सटेंस इनके बीच में होता है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको जीरो से ले जा रहा हूँ, मेरा जो सीक्वेंस है धीरे धीरे मैं करके आपको ले जाऊँगा। अभी मैं सिर्फ आपको जिक्र कर रहा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। आगे जैसे जैसे होगी मैं हर चीज़ आपको पढ़ा दूंगा, सेल वाल भी पढ़ा दूंगा, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी डीपली पढ़ाऊंगा, डीएनए का भी डीपली पढ़ाऊंगा, क्रोमोसोम का भी डीपली पढ़ाऊंगा। जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने आपके सिलेबस में है, मैं पूरा आपको कवर कर लूँगा। मैंने ईजी वे में चूँकि इसलिए ले जा रहा हूँ, सभी चीज़ को अगर मैं एक साथ में आपको पढ़ाने लगूँ तो हौच पौच हो जाएगा। हौच पौच हो जाएगा तो आपका दिमाग से क्या है बाउंस करने लगेगा। तो मुझे उस तरह नहीं पढ़ानी है, हमें इतना ईजी वे में करके पढ़ानी है कि आपको क्या समझ में आ जाए और याद करने में आपको आसानी हो, और आपके लिए क्या हो सिलेबस जो है आसानी से कवर कर ले और हमेशा के लिए याद हो जाए, और नीट क्रैक करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए। इंडिया का जो शेप है उसके बारे में आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी में सेल में जिक्र है। जैसे कि मैं आपको मोनेरा जब किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें बैक्टीरिया का शेप पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ आपको नोट करा देता हूँ, उसे आप याद कर लेना। जैसे स्फेरिकल होगा तो उसे कोकस कहेंगे, रोड शेप्ड होगा तो बैसिलस कहेंगे, कॉमा शेप्ड होगा विब्रियम कहेंगे, स्पाइरल शेप्ड होगा तो उसे स्पाइरेलियम कहेंगे, स्पाइरेलियम कहेंगे। अगर स्फेरिकल होगा तो कोकस कहेंगे, रोड शेप्ड होगा तो बैसिलस कहेंगे, कॉमा शेप्ड होगा तो विब्रियम कहेंगे, स्पाइरल शेप्ड होगा तो स्पाइरेलियम कहेंगे। स्फेरिकल में भी देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे स्फेरिकल होता है तो ऐसा स्फेरिकल होगा, और जब ये आपको एक चेन बना दे तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। उसको हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहेंगे। ये जब दो होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डायप्लोकोकस। जब ये आपको बंच में रहेंगे, अंगूर का जो गुच्छा होता है अगर उसके जैसे हों वैसे स्ट्रक्चर को ये फॉर्म कर दे, अंगूर के गुच्छे की तरह ये फॉर्म कर दे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैफिलोकोकस। ऐसा बैक्टीरिया का नाम आपको देखने को मिलेगा स्टैफिलोकोकस। इतना आप याद कर लेना। आइए अब मैं आपको इनका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। जैसे पहला स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए नोट करो। पहला पॉइंट्स हम इसमें आपको स्पेशल स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं डीएनए के बारे में। इसमें एक होता है प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ाते हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में। क्या होता है मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, इस लेयर को हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पे जो डीएनए नेकेड डीएनए होता है उसको हमने आपको क्या बताया न्यूक्लियाइड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियाइड, उसको हम लोग न्यूक्लियाइड डीएनए कहते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब इसको ये तो मैंने आपको दो चीज़ बताया, इसके अलावे भी एक एक्स्ट्रा डीएनए इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो न्यूक्लियाइड डीएनए है इसके अलावा भी एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो इसको हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं। आइए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या हुआ प्लाज्मिड हो गया, ये क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया न्यूक्लियाइड जो कि जीनोमिक डीएनए। इस न्यूक्लियाइड को हम लोग क्या कहते हैं जीनोमिक डीएनए कहते हैं।
इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोमिक डीएनए कहते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सेमी सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सेमी सर्कुलर होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि सेमी सर्कुलर होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेजमिड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेजमिड्स। यह सेमी सर्कुलर होता है, इसे आप नोट कर लेना। यह सेमी सर्कुलर डीएनए होता है। यह क्या करता है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उन ऑर्गेनिज्म को, या प्रोकैरियोट्स को, या आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स से। दूसरा हम लोग को देखो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम आता है। प्लेजमिड का जो इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम करते हैं, तो इसका बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग कहते हैं, यूज्ड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। विथ फॉरेन डीएनए, इन सब चीज़ को आप रट लो, याद कर लो, ये हुआ। इससे आप नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्या, इसका सेल का इनफोल्डिंग के थ्रू एक स्पेशल मेम्ब्रेन बनता है जिसका हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाते हैं। पहले आप इसे इतना नोट कर लो। आइए हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक इसका प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्पेशल मेसोजोम होता है। मेसोजोम, मेसोजोम होता है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने आपको जनरली स्ट्रक्चर बताया है कि एक आउटर लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नेकेड डीएनए होता है जिसको हम लोग जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, न्यूक्लियाइड। इसमें एक एक्स्ट्रा मैंने आपको पढ़ा दिया, जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको हम लोग प्लेजमिड्स कहते हैं। उसी तरह क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, यहाँ पे डीएनए है, नेकेड डीएनए, ठीक। ये प्लाज्मा, ये नेकेड डीएनए है। मैंने एक्स्ट्रा डीएनए बनाया था, उसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूँ कि आपको दिमाग में क्या हो, हौच पौच नहीं हो। सिर्फ मैं इतने सिंपली दो ही चीज़ ले जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको एक इनफोल्डिंग्स बनता है। यहाँ पे एक इनफोल्डिंग्स देखने को मिलता है। इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेकेड डीएनए न्यूक्लियाइड। ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये जो इनफोल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहा है, इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं मेसोजोम। इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोम। इस इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोम। ये क्या इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग कहते हैं इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या हम लोग इसे कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसे हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये करता है क्या है सेल्स में, ये देखो सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स बनाने में मदद करता है। या क्या, सेल फॉर्मेशन। इसका सेल फॉर्मेशन में काम करेगा, सेल फॉर्मेशन में काम करेगा, डीएनए रिप्लिकेशन में काम करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में काम करेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। ये आपका 3 फंक्शन है जो कि आपको पूरी तरह याद करने लेना है। सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। इतना ही रेस्पिरेशन में भी आपको काम करता है, जो ये है रेस्पिरेशन में काम भी करता है। इसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन में भी है, रेस्पिरेशन में भी है इसका फंक्शंस में भी हेल्प करता है आपको। और भी इसके फंक्शन है, रेस्पिरेशन हो गया, इंजाइमेटिक कंटेंट में भी काम करता है आपको। सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेक्रेशन का भी इसका काम होता है। जो सेक्रेशन के लिए जैसे हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, गोल्जी सेक्रेशन का काम करता है। इसमें मेसोजोम ही है जो कि आपको सेक्रेशन का काम करेगा, सेक्रेशन का भी काम करता है, सेक्रेशन का भी काम करता है। रेस्पिरेशन, सेपरेशन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। कंटेंट्स, ये आप फंक्शन इसका पूरा रट जाना। मेसोजोम क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग से बनता है उसे हम लोग मेसोजोम कहते हैं। इसका काम क्या करता है, सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कॉज करता है, डॉटर सेल्स में आपको हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी यहाँ इंक्रीज कर रहा है, एंजाइमेटिक कॉन्टेक्ट में भी हेल्प करता है। तीसरा ये पढ़ते हैं कि साइनोबैक्टीरिया केस में आपको देखने को मिलता है। ये किस में, साइनोबैक्टीरिया केस में ये आपको देखने को मिलेगा क्या, क्रोमेटाफोर्स, क्रोमेटाफोर्स। यह क्या है, कलर पिगमेंट्स। ये क्या है, कलर पिगमेंट। क्रोमेटाफोर्स क्या है, साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। किस केस में, साइनोबैक्टीरिया केस में ये आपको देखने को मिलेगा। यह क्या है, कलर पिगमेंट्स है। क्रोमेटाफोर्स क्या है, क्रोमेटा, क्रोमेटा से क्या डिनोट होता है, कलर। ये कलर्ड पिगमेंट्स है। क्रोमेटाफोर्स क्या है, कलर पिगमेंट्स है। ये होता कैसे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना रहा हूँ। जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो नेकेड है ये क्या है, न्यूक्लियाइड है। ये जो नेकेड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड है। उसमें ये क्या होता है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इस तरह का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है। ये कलर पिगमेंट्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटाफोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटाफोर्स, क्रोमेटाफोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटाफोर्स। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका न्यूक्लियाइड। ये क्रोमेटाफोर्स हो गया, ये आपको कलर। इसका क्या होता है, कलर। ये क्या है, कलर पिगमेंट्स है। ये कलर का पिगमेंट्स है। 3 हो गया आपका क्रोमेटाफोर्स। अब आइए हम लोग इसकी इन्वॉल्व के बारे में, हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया, 14 पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। सेल इन्वॉल्व, सेल इन्वॉल्व मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, एक जो बाहरी लेयर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे डीएनए होता है, ये हमको पढ़ा दिया। मैंने आपको इसमें क्या पढ़ा दिया, यहाँ पे क्या होता है, सेमी सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेज्मिड्स कहते हैं। ये चीज़ है ना पढ़ा दिया है। इसमें मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया, जो इनफोल्डिंग्स होता है, इसके इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोजोम। यह हमने आपको समझा दिया, मेसोजोम कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है।
अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसे आप याद करना है। इतनी चीज़ बताने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या? ये जो आउटर लेयर है, इसमें जो डीएनए है, न्यूक्लियाइड है। ये डीएनए क्या है? न्यूक्लियाइड है। ये आउटर लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, इसके ऊपर भी आपको एक लेयर देखने को मिलता है जो कवरिंग होता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, से प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। इसको सेल वॉल बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है क्या? सेल वॉल है। सेल वॉल के ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। इन तीनों लेयर को, ये तीनों लेयर क्या कर रहे हैं? इनका कवरिंग का काम कर रहे हैं, कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या होता है? हम लोग कवर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग मोबाइल का कवर इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि मोबाइल को क्या प्रोटेक्शन हो, मोबाइल हमारा गिरे तब फूटे नहीं, उसके लिए हम लोग उसमें कवर लगाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। ये सभी क्या है? कवरिंग का काम करते हैं। उसी तरह जो सेल्स होता है वो उसका प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। पहले अगर इसको कोई एक्सटर्नल शॉक लगेगा तो किस ग्लाइकोकैलिक्स से टकराएगा, फिर सेल वॉल से टकराएगा, तब यहाँ होगा। या कोई चीज़ ही सेल में अगर प्रवेश करनी है तब पहले इससे होकर गुजरेगा, तब इसके पास आएगा, तब इससे इसमें जाएगा। तो हम आइए अब तीनों का फंक्शन से, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इतना पहले इसे नोट कर लो, उसके बाद हम इन तीनों के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम लोग अब तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे आउटर लेयर हमने आपको क्या बताया? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स यह क्या है? नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड लेयर है। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड लेयर है। नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड लेयर है। इसमें प्रोटीन हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, इसलिए लिख दीजिए विथ और विदाउट प्रोटीन। ये दो तरह का होता है। देखो अगर लूज होगा, ये लूज फॉर्म में होगा तो इसको स्लिम लेयर कहेंगे, हार्ड फॉर्म में होगा तो इसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे। यदि लूज हो, इफ़ लूज हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यदि लूज हो तो इसको हम लोग कहेंगे स्लिम लेयर। लूज हो तो इसको हम लोग कहेंगे स्लिम लेयर। यदि मान लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स है जो कि लूज होगा तो इसको हम लोग स्लिम लेयर कहेंगे। वही जब आपको हार्ड हो, हार्ड फॉर्म में होगा, हार्ड होगा तो इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। जब हार्ड हो तो इसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। हार्ड हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कैप्सूल। हार्ड लूज हो तो स्लिम लेयर कहेंगे, हार्ड हो तो इसे कैप्सूल कहेंगे। हार्ड हो तो इसे हम लोग कैप्सूल कहेंगे। सेल वॉल का फंक्शन आइए हम लोग पढ़ते हैं। जो सेल वॉल है ये क्या करता है? शेप देता है, प्रोवाइड शेप टू सेल, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका मोबाइल का कवर है जो आपको मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक का होता है, आप पढ़ोगे मोनेरा किग्नो में लिखा हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक होता है। ये क्या होता है? नॉन सेल्यूलोजिक होगा।
नॉन सेल्यूलोजिक होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होगा यानी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बना हुआ होगा। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से इसको हम लोग क्या पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड इसको हम लोग पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। ऐसे आपको एनसीईआरटी में पेप्टिडोग्लाइकेन का जिक्र नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो एंड ग्लाइकेन। ग्लाइकेन जो है देखो दो तरह का होते हैं। ग्लाइकेन दो तरह का होता है, एक नाग एन एसिटाइल ग्लाइकोजामिन, एक नाग होता है और एक नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल, एन ग्रुप जो होता है उस पर एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड होता है। तीसरा मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताता हूँ। पीएम माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है सेल में कौन प्रवेश लेगा, एंट्री लेगा, नहीं लेगा, उसके फंक्शन से करता है। सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मीन्स क्या, देखो जो इसके लिए फ़ायदेमंद है उनको क्या होगा, सेल में एंट्री देगा। जो फ़ायदेमंद है उस सेल को एंट्री नहीं देगा, उनके एंट्री को रोक देगा। या जो भी उनमें हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस बनेगा उनको कहाँ से निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होके निकलेगा। सपोज एक तरह से क्या है, ये घर का गार्ड है। हमारे घर पे गार्ड होता है ना, जो हमारे लिए उनसे इंक्वायरी करता है अगर हमारे लिए कि उनको किस रीजन से किस पर्पस से अंदर आना चाहते हैं तो उनको आने का एंट्री देता है। और उनका एंट्री अगर जेन्युइन उनका कॉज नहीं है हमसे मिलने का तो उनको परमिशन हमसे मिलने का नहीं देता है। वही काम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्य करता है। ये सेल का गार्ड होता है, कौन अंदर आएगा नहीं आएगा ये उसको कंट्रोल करता है। गार्ड जिस तरह हमको डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें ये भी काम करते हैं, हमको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट से काम करते हैं। क्योंकि जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट है उनका ये एंट्री ही नहीं देगा, तो सेल में इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ये सारी फंक्शंस है, आप इन्हें नोट कर लो, याद कर लो। उसके बाद हम लोग इसका एक और आपका क्या छूट जा रहा है, सरफेस स्ट्रक्चर छूट जा रहा है, जिसका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो सरफेस स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बता दिया, जैसे कि हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास भगवान ने क्या हमें पैर दिया है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। गॉड ने हमें क्या गिफ्ट में दिया है, पैर दिया है, जिसके थ्रू मूवमेंट होता है। उसी तरह बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजला होता है। गॉड ने हमें गिफ्ट दिया मूवमेंट के लिए पैर। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजला होता है। पिल्ली और फिम्बरी होते हैं बट वो मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं, वो भी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लैजला, पिल्ली एंड फिम्बरी, ये तीनों क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर हैं। ये सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लैजला क्या है, एक्सटेंशन है सेल वॉल का। ये तीनों जो है फ्लैजला, पिल्ली, फिम्बरी, ये सरफेस स्ट्रक्चर हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्या, भगवान ने हमें मूवमेंट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस पैर दिया है, उसी तरह फ्लैजला जो है मूवमेंट के लिए दिया है। बैक्टीरिया क्या, अगर जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनमें क्या होगा, फ्लैजला होगा। यदि वो फ्लैजला है तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, यदि फ्लैजला नहीं होगा तो बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होंगे। तो आप नोट कर लो कि नॉन मोटाइल जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजला नहीं होता है। यदि मोटाइल बैक्टीरिया होंगे तो उसमें फ्लैजला होगा। दूसरा क्या, देखो फ्लैजला जो है क्या, एक्सटेंशन है सेल वॉल का। आप इस चीज़ को याद कर लें क्योंकि एक बार नीट में आ चुका है कि ये जो फ्लैजला है किस चीज़ का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन है सेल वॉल का। ये दो सरफेस स्ट्रक्चर है, ये मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं।
बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। इस चीज़ को आप नोट कर लो, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, मोटिलिटी में प्ले नहीं करते हैं। फ्लैजेला है जो कि सिर्फ मोटिलिटी में प्ले करते हैं।